हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन पॉलिटी विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्री कम मेंस। पीडीएफ की बात करें तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इंडियन पॉलिटी के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे सिटीजनशिप। अब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था सिटीजनशिप का मीनिंग क्या होता है, सिटीजनशिप है क्या। इसके साथ साथ हमने वो प्रोविजंस डिस्कस करे थे जो इंडियन सिटीजन्स को दिए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही हैं जो प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो सारे के सारे प्रोविजंस हमने डिस्कस करे थे, राइट। तो सिटीजनशिप की अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है, तो सिटीजनशिप आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के अंदर, राइट। आर्टिकल्स कौन कौन से हैं सिटीजनशिप के, तो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 जो है ये सिटीजनशिप के साथ डील करते हैं। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। सिटीजनशिप से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप है वो आर्टिकल 5 से 11 तक आते हैं। पार्ट 2 के अंदर ये सिटीजनशिप जो है दे रखा है। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी परमानेंट या एलैबोरेटिव प्रोविजंस नहीं दिए हुए। जैसे होते हैं ना परमानेंट प्रोविजंस के, हाँ ये पर्सन इंडिया का सिटीजन होगा, ये पर्सन नहीं होगा, इस तरह से कोई भी परमानेंट प्रोविजंस नहीं है। टाइम टू टाइम जो प्रोविजंस है वो चेंज होते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो प्रोविजंस दे रखे हैं, सबसे पहले इन्होंने वो प्रोविजंस दिए थे कि इंडिया के सिटीजन कौन लोग होंगे। तो ये इन्होंने उस टाइम पे डिसाइड करा था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट हुई थी। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। तो इनिशियली इन्होंने जो प्रोविजंस दिए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप से लेकर, तो वो उन्होंने दिए थे 26 जनवरी 1950 के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो संविधान था लागू हुआ था, फोर्स में आया था। तो उस टाइम पे इन्होंने बताया कि भाई कौन लोग होंगे जो इंडिया के सिटीजन होंगे और कौन नहीं होंगे, राइट। तो उस हिसाब से इन्होंने प्रोविजंस उस टाइम पे डाले थे। लेकिन उस टाइम पे इनको नहीं पता था कि आने वाले टाइम में एक्विजिशन या टर्मिनेशन को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है। कोई भी पर्सन है उसकी सिटीजनशिप वो कैसे एक्वायर कर सकता है, या कैसे उसकी सिटीजनशिप जा सकती है, टर्मिनेट हो सकती है, उससे रिलेटेड जो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स थी वो उस टाइम पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो उनको नहीं पता था। तो इसीलिए ये जो आर्टिकल्स है यहाँ पे, इनमें इस तरह का कुछ भी नहीं दे रखा है, राइट। तो अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने पार्लियामेंट को पावर दे दी। अब टाइम के अकॉर्डिंग जैसे इन्होंने देखा कि सिटीजनशिप को लेकर कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी मैटर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट है उसको पावर्स दे रखी है कि वो लॉज बना सकती है सिटीजनशिप को लेकर, राइट। तो पार्लियामेंट को यहाँ पे पावर्स दे रखी है, सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी मैटर है उसको लेकर पार्लियामेंट जो है वो नया लॉ कानून बना सकती है, राइट। अब देखो होता क्या है, एक सिंपल सी हम एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। अब इनिशियली जब आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हो, यूपीएससी की या किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी शुरू करते हो, तो आपको नहीं पता होता कि आने वाले टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है आपको, या आने वाले टाइम में उसके क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। आपको सिर्फ इतना पता होता है कि हम यूपीएससी की प्रेपरेशन करेंगे, सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे, तो इसमें 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या साइंस एंड टेक। तो इस तरह के 4-5 सब्जेक्ट होंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे, पेपर क्लियर होगा तो हम आईएएस बन जाएंगे। लेकिन जब आप तैयारी शुरू करते हो, ग्राउंड लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है या उसके बाद क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इन केस आपका एग्जाम नहीं क्लियर होता, तो वो सब चीजें आपको धीरे धीरे बाद में पता चलती है, राइट। जैसे आपने तैयारी शुरू करी, फिर आपको पता चलता है कि नहीं एक सब्जेक्ट इजी है या कोई सब्जेक्ट टफ है, या किसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो धीरे धीरे आपको ये चीजें पता चलती है, राइट। तो सेम यहाँ पे सिटीजनशिप को लेकर हुआ। अब जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस टाइम पे इनको लगा कि हमें बस वही बताना है ना कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को, कौन कौन लोग इंडिया के सिटीजन होंगे,
लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे प्रॉब्लम्स आई, सिटीजनशिप को लेकर इश्यूज आए, मैटर्स हुए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इन्होंने पार्लियामेंट को पावर्स दी कि जो पार्लियामेंट है वो सिटीजनशिप की एक्विजिशन या टर्मिनेशन को लेकर लॉ बना सकता है, राइट। तो इसी के चक्कर में जो पार्लियामेंट है 1955 में वो एक एक्ट लेकर आया जिसका नाम था सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब ये जो एक्ट था ये भी टाइम टू टाइम अमेंड होता रहा, राइट। जैसे छोटा मोटा कोई भी इशू आया सिटीजनशिप को लेकर तो उसके अकॉर्डिंग इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होती रही, राइट। तो इसको भी टाइम टू टाइम अमेंड करते रहे। ये जो एक्ट आया था 1955 का, अब इस एक्ट के अंदर जो मेजर चेंजेस आई थी वो आई थी 2003 के अंदर। अब क्या चेंजेस आई थी वो भी हम इसी चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हुआ था, फोर्स में आया था, जब इसकी कमेंसमेंट हुई थी 26 जनवरी 1950 में, तो उस टाइम पे इन्होंने लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा जो इंडिया के सिटीजन बन सकते थे। मतलब 4 कैटेगरी के लोग जो इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं, राइट। तो उस टाइम पे इन्होंने ये जो प्रोविजंस थे डाले। अब सबसे पहला जो था वो क्या था कि अ पर्सन हु हैड हिज हर डोमिसाइल इन इंडिया, कोई भी पर्सन जो इंडिया का डोमिसाइल है वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। क्योंकि आप देखो उस टाइम पे अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो इन्फोर्स हुआ है 26 जनवरी 1950 को, तो उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे ना कि कौन इंडिया के सिटीजन है या कौन नहीं है। ऐसे तो नहीं है ना कि कोई भी आकर इंडिया में रहना शुरू कर दे। अब रह रहा है जो पर्सन इंडिया में तो उसको सिटीजनशिप तो देनी होगी, लेकिन किस बेसिस पे आप सिटीजनशिप दोगे, तो वो कौन से बेसिस थे, वो 4 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड करे हैं, राइट। तो फर्स्ट है जो इंडिया का डोमिसाइल है। डोमिसाइल मींस जो इंडिया का ही रहने वाला है, पहले से यहीं पे ही रह रहा है, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन इन्होंने क्या रखी कि एक तो वो इंडिया का डोमिसाइल है, उसके अलावा इन्होंने 3 कंडीशंस दी कि उन तीनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है तो वो उसको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। 3 कंडीशंस कौन सी थी? फर्स्ट कंडीशन थी कि वो पर्सन इंडिया में ही पैदा हुआ है। सेकेंड कंडीशन थी कि इफ ईदर ऑफ हिज हर पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स है उनमें से कोई भी एक इंडिया में पैदा हुआ है, फादर या मदर दोनों में से एक भी इंडिया में पैदा हुआ है तो उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। थर्ड कंडीशन क्या थी कि इफ ही शी हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट, राइट। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट हुई थी, हमारा संविधान जो था वो इन्फोर्स हुआ था, तो उससे इमीडिएटली 5 साल पहले तक वो पर्सन इंडिया में ही रह रहा था। तो इन तीनों में से 3 कंडीशंस कौन सी थी? एक तो वो इंडिया में पैदा हुआ है, या फिर उसके कोई भी एक पेरेंट्स में इंडिया में पैदा हुआ है, या फिर वो पिछले 5 साल से, कब से, 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल से वो इंडिया में रह रहा है। तो इन तीनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो रही है तो उस पर्सन को इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी, राइट। अब सेकंड क्या है? सेकंड कैटेगरी आ जाती है अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब जब इंडिया की पार्टीशन हुई तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इंडिया में आए, राइट। तो इंडिया में माइग्रेट हुए, तो अब उनको भी तो इंडिया की सिटीजनशिप देनी है ना। तो उनको सिटीजनशिप देने के लिए क्या इन्होंने क्राइटेरिया रखा? कोई भी पर्सन जो इंडिया से पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आया है उसको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। किस केस में दी जाएगी? इफ he, she or either of their parents or any of their grandparents was born in undivided India। वो पर्सन खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, तीनों में से, या वो पर्सन खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में अगर पैदा हुआ है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। अनडिवाइडेड मींस अनडिवाइडेड इंडिया में इंडिया पाकिस्तान दोनों ही आ जाते हैं, राइट। तो तीनों में से, या वो पर्सन खुद या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, तीनों में से कोई भी अगर इंडिया में पैदा हुआ है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आया है आफ्टर द पार्टीशन। इसके अलावा इसके साथ ही उन्होंने 2 कंडीशंस और रखी। अब इन दोनों में से अगेन एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए।
क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन है, अब यहाँ पे अगेन एक डेट है जो आपको याद रखनी है। डेट कौन सी है? डेट है जुलाई 1948 की। अब ये जो डेट है इसको अच्छे से दिमाग में बिठाना है, जुलाई 1948। अब इन्होंने बोला कि ये जो डेट है, इस डेट से पहले या तो वो बंदा जो है वो इंडिया में माइग्रेट हो गया है, राइट। कौन सी डेट है? जुलाई 1948। इस डेट से पहले अगर वो इंडिया में आ चुका है तो उस केस में उसको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अगर वो पर्सन इस डेट के बाद में इंडिया में आया है, राइट, 19th ऑफ जुलाई को बाद अगर 20th ऑफ जुलाई 1948 को भी इंडिया में आया है तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। और जैसे ही वो एप्लीकेशन देगा रजिस्ट्रेशन की तो उसके बाद कंटिन्यूसली 6 महीने तक वो पर्सन इंडिया में रहेगा और आफ्टर 6 मंथ्स वो जो पर्सन है उसको रजिस्टर कर लिया जाएगा और उसके बाद उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, राइट। तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब देखो पाकिस्तान से माइग्रेट हो रहा है तो वो या तो फिर 19th ऑफ जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आ गया, माइग्रेट हो गया पाकिस्तान से, या फिर वो उसके बाद आया। पहले आया है तो ठीक है, वो इंडिया में ही रह रहा है, उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर वो पहले आया है। अगर वो बाद में माइग्रेट हो रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया क्या है कि जैसे ही आप अप्लाई करते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, 6 महीने तक इंडिया में रहो, आप रजिस्टर हो जाओगे और उसके बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो ये कंडीशंस इन्होंने सेकेंड वाली दी। थर्ड कैटेगरी कौन सी है? थर्ड कैटेगरी है, अब थर्ड अगेन एक डेट है, इसको भी हम याद रखेंगे। वो कौन सी थी? 19th ऑफ जुलाई 1948। ये कौन सी है? ये डेट है 1st ऑफ मार्च 1947 की डेट है। अब कोई भी वो पर्सन जो कि इंडिया से पाकिस्तान जा चुका है, राइट, 1st ऑफ मार्च 1947 के बाद वो इंडिया से पाकिस्तान चला गया, लेकिन बाद में उसने सोचा कि नहीं, मुझे इंडिया में जाकर सेटल होना है, तो उसको भी इंडिया की सिटीजनशिप दी जा सकती है। कंडीशन अगेन रजिस्ट्रेशन की है कि 1st ऑफ मार्च 1947 के बाद अगर वो इंडिया में पाकिस्तान से इंडिया में आया है, एक बार वो पाकिस्तान चला गया लेकिन फिर वापस इंडिया आया है सेटल होने के लिए, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन का सेम क्राइटेरिया है, 6 महीने तक एप्लीकेशन के बाद वो इंडिया में रहेगा, रजिस्टर हो जाएगा, देन वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। फोर्थ कौन सी कैटेगरी है? अ पर्सन हु और एनी ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अब कोई भी पर्सन है, उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, लेकिन वो जो पर्सन है वो पर्सन बाद में क्या जाता है, इंडिया के बाहर चला जाता है, किसी दूसरी कंट्री में जाकर सेटल हो जाता है। सपोज वो पर्सन जो है बाद में वो दुबई चला गया, नहीं, दुबई जाकर वहां का वो सिटीजन हो गया, लेकिन बाद में उसने सोचा कि नहीं, मुझे वापस इंडिया जाना है, इंडिया में जाकर सेटल होना है, राइट। तो दुबई से उसने वापस आना है, दुबई या सिंगापुर या किसी भी कंट्री में, वो फिलीपाइंस में किसी भी कंट्री में वो पर्सन चला गया। तो उसके बाद उसने सोचा कि नहीं, सिंगापुर से मुझे वापस इंडिया जाना है, इंडिया में जाकर वहां की सिटीजनशिप लेनी है। तो ऐसे पर्सन के लिए क्या क्राइटेरिया है? अगेन क्राइटेरिया सेम ही है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, लेकिन जो पाकिस्तान की जगह किसी और कंट्री में जाकर सेट हुआ है, इंडिया के आउटसाइड किसी दूसरी कंट्री में पाकिस्तान को छोड़कर, राइट, लाइक सिंगापुर में है, तो सिंगापुर से आकर वो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो उस केस में जो रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगी? उसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो होगी बाय द डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव, राइट। जो डिप्लोमेट्स होते हैं, एम्बेसी में बैठते डिप्लोमेट्स होते हैं, तो वो जो है, जो डिप्लोमेट होगा वो उसके रेजिडेंस का जो भी है उसको देखेगा और उसके अकॉर्डिंग उसकी रजिस्ट्रेशन जो है उसके लिए अप्लाई करेगा, राइट। तो उसके बाद फिर जो भी है उसका सिटीजनशिप का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा, राइट। द डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिया in the country of his her residence whether before or after the commencement of the constitution। जहां पे वो अब इंडिया में वो रह रहा था, कमेंसमेंट से पहले रह रहा था या बाद में रह रहा था, बीच में किसी वजह से वो छोड़कर चला गया, दोबारा इंडियन सिटीजनशिप लेनी है, तो उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इसके अंदर आता है ओवरसीज
इंडियंस का प्रोविजन, राइट, जितने भी ओवरसीज इंडियंस है उनके लिए सिटीजनशिप एक्वायर करने का ये मेथड है। किसके थ्रू? डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वो रजिस्टर हो सकते हैं। अब यही जो 4 कैटेगरीज हमने देखी है उन्हीं को यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज किया गया है। फर्स्ट क्या था? इंडिया का डोमिसाइल होना चाहिए। सेकंड था जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आया है उसको भी इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। थर्ड, जो पाकिस्तान में एक बार चला गया माइग्रेट होकर लेकिन वापस फिर से पाकिस्तान से इंडिया आया है तो उसको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। फोर्थ है जो इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में रह रहा है, ओवरसीज इंडियन जो है उनको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। तो ये 4 कैटेगरी के लोग हैं जिनको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, राइट। इसके अलावा सिटीजनशिप को लेकर और भी बहुत सारे प्रोविजंस जो है दे रखे हैं। इन चारों के अलावा भी जो अदर प्रोविजंस है सिटीजनशिप को लेकर वो क्या है? तो फर्स्ट प्रोविजन है, नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और डीम टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही शी हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। अगर किसी ने किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले रखी है, सपोज कोई पर्सन है, उस पर्सन ने सिंगापुर की सिटीजनशिप ले रखी है, अब वो सिंगापुर का सिटीजन है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी। या वो सिंगापुर का सिटीजन है, आकर इंडिया के लिए वो अप्लाई कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। अगर किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप है तो आप इंडिया की सिटीजनशिप नहीं ले सकते। सेकेंड क्या है? एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन subject to the provisions of any law made by the parliament। कोई भी पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है वो तब तक इंडिया का सिटीजन रहेगा जब तक जो पार्लियामेंट लॉ बना रही है सिटीजनशिप को लेकर, जो प्रोविजंस बना रही है उसको फुलफिल करेगा, तभी तक वो इंडिया का सिटीजन रहेगा, राइट। अब सिटीजनशिप को लेकर जो प्रोविजंस बनाने की पावर है पार्लियामेंट को दे रखी है, तो जो पार्लियामेंट है वो सिटीजनशिप की एक्विजिशन या टर्मिनेशन को लेकर जो भी लॉ बनाए गए, राइट, उस लॉ के अकॉर्डिंग ही आप इंडिया के सिटीजनशिप जो है आपको मिलेगी या आप इंडिया के सिटीजन रह सकते हो। लेकिन कल को अगर आप जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं या प्रोविजन दिया है रिगार्डिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो कल को आप वो फुलफिल नहीं कर रहे तो आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट भी हो सकती है, राइट।